दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की खास श्रृंखला किसान और किसानी में अभी तक इसकी विभिन्न कड़ियों में आपने कहानीकारों से कहानियां सुनी हैं, कवियों से उनका काव्यपाठ सुना है और कुछ लेखकों से हमने आलोचकों से साक्षात्कार के माध्यम से किसानों की समस्याओं को आपके सामने उसके अलग अलग पहलुओं को रेखांकित किया है। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं हमारे समय के महत्वपूर्ण कथाकार संजीव जी। ये हमारे लिए यानी किताबी दुनिया के लिए एक सौभाग्य की बात है कि वो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हुए हैं। काफी समस्याएं रही हैं इस जुड़ाव में, लेकिन हम लोग इस तरह से आप तक अपनी बात संजीव जी के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। संजीव जी ने एक उपन्यास लिखा था फांस, और जिसकी चर्चा आप सभी लोगों ने सुनी होगी। अगर किसान आत्महत्याओं पर अगर बात होती है, उपन्यासों का जिक्र करते हैं, तो उसमें हम फांस के बिना इस बात को पूरा नहीं कर पाते हैं। संजीव जी की का जो पूरा रचनात्मक साहित्य है उसमें अलग अलग पहलुओं को लेकर के आते हैं, चाहे वो माओवाद की समस्या हो या फिर जो जैविक खेती है या जो दूसरी चीजें आती हैं, एक नए तरीके से गहन शोध के साथ उनके साहित्य में हमको देखने और समझने को मिलती है। संजीव जी को बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं, इंदु शर्मा कथा सम्मान और वनमाली सम्मान, और बहुत सारे जिनका मैं जिक्र यहाँ करना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि आप सारे प्रबुद्ध श्रोता हैं और आप किसी भी तरह सर्च करेंगे तो आप संजीव जी को पाएंगे। ऐसे समय में जब हम फांस को पढ़ते हैं तो हमारे सामने नई समस्याएं खड़ी होती हैं कि क्या फांस का जो लिखते समय जो जो चीजें हमारे सामने आई थी, यानी रचनाकार के रूप में जो संजीव जी के सामने आई थी, आज उनको कैसे देखते हैं आप? नमस्कार मित्रों, मैं संजीव एक सामान्य लेखक हूँ। मेरी खासियत सिर्फ इतनी रही है कि मैं कुछ भी लिखता हूँ तो उसमें गहन सोच के दौर से गुजरता हूँ। तो किसान आंदोलन जबकि इसकी अभी गूंज नहीं थी 2011-12 के दौरान मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का अतिथि लेखक था। उस दौरान विदर्भ के जो जिले हैं 9 या 11, तो उसकी मैंने ज्यादा तो नहीं लेकिन लगभग आधे विदर्भ की मैंने यात्रा की। मेरे मन में पहले से भी इच्छा थी कि आखिर यहाँ आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं। मैं भिन्न तरह के लोगों से मिलता गया, सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, इवन फार्मर, शोधकर्ता दूसरे ढंग के। तो किसानों से मिलने पर आज की समस्या किसान मूवमेंट की है, वो बिल्कुल हूबहू मिल गई। यानी आज अगर हम इस चीज को जिस ढंग से देखते हैं, उस समय मुझे किसानों ने बताई थी कि आखिर हम पर कोई कुछ काम करती है सरकार, कोई भी नियम बनाती है हमारे भलाई के लिए, उसमें हम क्यों बाहर रह जाते हैं, हमसे पूछती क्यों नहीं, हम पर अनुग्रह क्यों छिड़कती है। हमें तो उसका नियमन चाहिए कि हाँ इस तरह से करने से होगा। ऐसा तो होता नहीं है, मुझसे या हमसे बिना पूछे ही नियम बना लिए जाते हैं और हम तक खोल दिए जाते हैं। ऐसा तो होता नहीं है। किसी भी आप क्षेत्र में जाइए, इंडस्ट्री में जाइए, संस्थान में जाइए, तो कम से कम उनकी मर्जी तो पूछी जाती है। तो इसका फल ये हुआ कि किसानों के ऊपर जो सरकारी योजनाएं बनाई गई, लाद की गई, उससे उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। उनको कुछ अनुग्रह राशि किसी को मिल गई, किसी को नहीं मिली। अच्छा, और समस्याओं की जानकारी भी नहीं थी लोगों को। वहां मैं जब गया, उसके पहले उन्हीं इलाकों में मनमोहन सिंह और राहुल गांधी गए हुए थे। मैं उन लोगों से मिला, मैं गाँव वालों से मिला, मैंने उनकी स्थितियां देखी। लेकिन सबसे दर्दनाक वो कहानी था जबकि मैंने
घर के अंदर उस अकेली औरत को देखा जिसका पति मर गया और आपको यकीन आएगा या नहीं आएगा, मैं गेस्ट हाउस के अपने जमीन पे बैठ करके 3 बजे आपका अचानक मेरी खुल जाती थी और मैं बैठ करके बिलख बिलख कर रहने लगता था। आपके इस उपन्यास में जब हम को समझने का प्रयास करते हैं उपन्यास को, तो कई सारी समस्याएं हमारे सामने एक साथ आती हैं। गांव हमारे सामने पहले भी आए हैं, लेकिन ये जो गांव का जो चरित्र आपके यहाँ जिसका वर्णन आप करते हैं, ये गांव हमारे उस समय के गांव से काफी अलग है, जो हमारे दिमाग में प्रेमचंद के गांव की एक छवि मौजूद है। पंडित नेहरू ने कहा था कि इस समाज में जो भी कुछ विकास होगा उसकी कीमत तो किसानों को चुकानी पड़ेगी, सबसे ज्यादा किसान ही ज्यादा परेशान होंगे। लेकिन अगर आपके उपन्यास के हवाले से कहें तो स्थितियां तो इतनी बदतर हैं कि कोई भी योजना सरकार जो लेकर के आती है, उन योजनाओं के बाद गांवों की चाहे जो व्यवस्था है, चाहे पंचायती राज के माध्यम से हम देखें या जो आज के दौर में जो आपने उपन्यास में दिखाई है कि उनको सहायता दी गई, उनको गाय दी गई वहां पर पालने के लिए, लेकिन ये स्थितियां बदतर क्यों हुई? कई बातें इसमें आ गई आपके मेरी बातचीत में। जी। पहली बात से पंडित जवाहरलाल नेहरू के वर्डिक्ट को आपने कोट किया। जी। होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू तो प्रधानमंत्री जो थे, उनके साथ दिक्कत ये थी कि वो किसानों के जीवन से परिचित थे नहीं, वे राजकुमार थे। बाबा रामचंद्र दास जब प्रतापगढ़ में जी उनका किसान मूवमेंट चला जी, तो वहां से आकर के यानी महाराष्ट्र के अंचल समिति अंचल से आकर के बाबा रामचंद्र दास तुलसीदास की चौपाइयों का सहारा लेकर के पूरा का पूरा किसान मूवमेंट को डील करते हैं, विकसित करते हैं और इतना खुल मिल जाते हैं कि अपने को विकल्प करते हुए ब्राह्मण होते हुए एक ओबीसी महिला से विवाह करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद गए वहाँ मूवमेंट में, नाम सुना उन्होंने। तो जैसे सोफिया होता है ना, सोफिया एक तरह से, लेकिन वहाँ ठीक नहीं सके वो, आपको शायद पूरी तरह से जांच हो, अगर ठीक से आप अध्ययन करें तो ठीक नहीं सके, क्योंकि वो कठिन कठिन जगह है सामने में। यहाँ पर जो किया है महाराष्ट्र में, उस समय का महाराष्ट्र और हमारे जो प्रेमचंद है महान उपन्यासकार हमारे सुधीर, तो उपन्यासकार एक क्षेत्र विशेष का अवलोकन करता है, यानी उनका भी क्षेत्र विशेष प्रतापगढ़ था, क्योंकि प्रतापगढ़ वॉज द एपिसेंटर ऑफ बुद्ध ग्रेटनेस, माने प्रेमचंद और बाबा रामचंद्र दास या नेहरू। लेकिन वो नेहरू का इनका जो अवध है, प्रतापगढ़ तो अवध है ना, अवध यानी यूपी का एक पोर्शन जो कि अवध में पड़ता है। तो अवध का किसान वहां दिखाया गया है कि किसान कैसे कैसे किसान से मजदूर में रिड्यूस होता है, कोई क्या नाम है कहते हैं कि ये कर्ज में डूबता हुआ और ब्राह्मणवादी शिकार में और सामंतवादी शिकार में डूबता हुआ, करता हुआ फिरता हुआ रिड्यूस हो जाता है एक मजदूर में, और सबसे धूप में उसके जीवन का एक ख्वाब है कि एक गाय लेंगे, उसमें उसका भाई भी उससे देखिए करता है, उसके घर देखिए करता है। अंत में तो अपनी अभिलाषा को लिए हुए उससे हाथ ये होता है जिससे ये गोदान करा जाता है, जिस गाय की अभिलाषा लिए हुए पूरा ये चला उसका जीवन, उसमें कितनी मतलब उनकी सीधी बातें उसके साथ जिंदगी में हुई, पूरा का पूरा शोषण का चक्र है जो घटित हुआ। तो वो फिर गाय उसके हाथ से दान करा जाती है, वो भी तब जबकि उसके घर में सिर्फ सिकरी देते हुए कुछ 100 रुपए या कुछ ऐसे पैसे, ठीक है।
तो इस तरह से प्रेमचंद का जीवन लेखन अवधारण देता है। मैंने किसान आत्महत्या पर केंद्रित किया, जी खेती पर केंद्रित किया। खेती, प्रेमचंद में खेती नहीं है, किसान है। जी मेरे यहाँ पर एक ये जो जायजा है, 2 बार, एक बार सूखे से, एक बार बाढ़ से, यानी अतिवृष्टि से, एक बार अनावृष्टि से फसल नष्ट हो चुकी है, जी खरगोन। तो इसके बाद वो क्या करती है, बीज को लेती है, बीज मैंने कपास करी उसको, जी और इसके बाद वो कहती है और आत्मीय ढंग से कहती है कि देखो इस बार सूखना नहीं, नष्ट नहीं होना, हाँ? और अगर ऐसा तुमने किया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। इस तरह का वार्तालाप आपको प्रेमचंद के जो उपन्यास बनती है, जहाँ किसानों की बात आती है, नहीं मिलेगी। वहाँ किसान किस तरह से कर्ज में दबता है, किस तरह का शोषण होता है, ये है। लेकिन किसानी जो है, ये आप दूर मामले को समझ लीजिए, किसी को दे सकता है, यानी जो हट जाए अवर्ण और सवर्ण जो है, जो किसान है, उनके साथ उसमें कर सकते हैं। इस तरह उस उपन्यास से जो उपन्यास विफल करता है, वो किसानों की आत्महत्या पर नहीं डील करता है, किसानों की आत्महत्या पर डील करता है जी। और जो भी है और बीज है जो सबके बीच से प्रेमचंद के जमाने से, उसमें वो समस्या नहीं थी। अब तो ये कॉर्पोरेट कल्चर का वो जमाना आ गया कि कहते हैं वो बीज नहीं, ये बीज है, खेती बेटी जी, बैचलर्स कॉटन, ये बीज है, ये बहुत ज्यादा ये देगा, फलन देगा। ऐसा होता भी है। और सरकार खुद दादागिरी नहीं, क्या बोलते हैं, दलाली करती है सरकार उनके पक्ष में है, इसके पक्ष में वो जो ये है विदेशी कंपनियां हैं उसके पक्ष में। और होता फल क्या होता है, किसान करता है, फलन पहले मिलती है, तो दूसरी बार बीज जमता ही नहीं है। दूसरी बार वो किसी का कॉटन का बीज या सोयाबीन का बीज जमता ही नहीं है। पहले हमारे यहाँ की फसल खेती में क्या था, टू ऑफ इंडिया, टू ऑफ आवर ओन कंट्री। एक बार का बीज किसी के यहाँ से गए, मांग लाया, उनके यहाँ अच्छा बीज था, वहां से मांग के बदल लिए फसल, और ये चलता रहा चक्र। अब जब मैंने काम करना शुरू किया, जब किसान की आत्महत्या शुरू की गई, उस समय ये चीज ये थी, दूसरी बार बीज होया नहीं जमा, ठगे गए किसान। और इस ठगने की प्रक्रिया में सरकार खुद उनके साथ रही, यानी कॉर्पोरेट घरानों की, यानी विदेशी कंपनियां थी, उनके साथ में रही। तो इस तरह से बहुत बड़ा अन्याय हुआ। और किसान क्या करे, कुछ कर्ज खोल कर उसमें कर्ज दिया है, उसका दे नहीं पा रहा है, उसका जो सूद बढ़ा रहा है। तो ये घोल के पोल जो बचती है कि सरकार इतना ऋण दे रही है, सरकार की ऋण तो बैंक का ऋण होता है, वो तो साफ साफ दिखाई पड़ता है, ट्रांसपेरेंट। लेकिन जो आत्मीयता कौन ढंग से वो लेता है गांव के सूत्रों से, वो तो दिखाई नहीं पड़ता है। उससे हर बड़े काम भी आता है, और वो 10 महीने में या उससे भी कम समय में दुगना हो जाता है। किसान करे तो क्या करे, इसके बाद उसको लेना ही लेना है और उसको अंदरना है, क्योंकि वो सारी चीजें दिख जाती हैं, छिप जाती हैं। मेरे उपन्यास में आपको नाना का कैसे दिखाई पड़ेगा। नाना का सब कुछ दिख गया है, उस कबाड़ी की तरह अपने ही घर के कबाड़ पर बैठा हुआ बीड़ी फूक रहा है, हंस रहा है अपने नियत पर। तो ये स्थिति उनके प्रेमचंद के उपन्यासों से, ये उपन्यास गतिमान यथार्थ के अग्रिम चरण की बात करता है, जिसकी झलक आपको यहाँ भी दिखाई पड़ती है, इस किसान योजना में दिखाई पड़ती है कि हमारी योजनाएं, हमारी लाभार्थ योजनाएं बनाते समय हमसे पूछा क्यों नहीं गया, हमने कौन सा पास किया था, तुम कौन हो तो हमारे भारत का फैसला करने वाले, तुम क्या जानते हो कि आलू तो फलता है कि नीचे फलता है, तुम तो एयर कंडीशन घुमाओ बैठ करके, या जो भी हमारी नियम है
उनके लाभ के लिए आप ये कर रहे हो। तो यह बख्श में वहाँ उसकी शुरुआत किसान मूवमेंट के आत्महत्या के बाद में हो चुकी थी। जब मैंने देखा, मैंने बताया कि विदर्भ के बहुत सारे अंचलों का मैंने दावा किया जी। इसके बाद कहा मेरी बातें जब कभी, तो फिर मैंने कहा कि इसको रोने वाला उपन्यास हो जाएगा, भूजन भूजन भूजन, ये क्या बात है, इसमें कहीं भी आशा की कोई किरण मिला नहीं। फिर मैं और गया दूसरी बार उनसे कहते दूसरी बार फिर दिया, वो मैं गढ़ चिरौली गया, नक्सल मूवमेंट लिया जहाँ आदिवासी हैं, और वहाँ इसकी जो ये है इसका समाधान मुझे किससे दिखाई पड़ा। मैंने इस पर विश्लेषण किया है। इसका थॉरली आई हैव स्टडीड द पीजेंट मूवमेंट, और जो कि प्रेमचंद हमारे आगे श्रद्धेय होकर भी वो पीजेंट मूवमेंट तो है तुम करते, लेकिन खेती के बारे में नहीं है। खेती के बारे में तक उतनी व्यापक रूप से आई भी नहीं थी, ये खेती भी नहीं आया था, मंडियों का इस्तेमाल नहीं आया था, और सरकारी खरीद क्या हो रही है ये सब नहीं आया था। तो इसमें जो वर्तमान यथार्थ है उसका एक चरण मेरे उपन्यास में पूरा होता है। आपने उपन्यास में बताया हो कि जब से ये नए बीज आए हुए हैं, और चाहे वो कपास के बीज हो या फिर गन्ने को लेकर के जो नई किस्में हो या PL 480 गेहूं की हो, तो नई नई चीजें हमारे खेती में पैदा होने लगी। जैसे उसमें मिलीबग, एक गाजर घास आ गई है, मिलीबग जी। ऐसे चूंकि मैं भी किसान परिवार से जुड़ा हूँ और मेरे पिता किसान हैं, तो हम देखते हैं कि उस फसल को बचाने के लिए पहले मतलब हम ज्यादा पैदावार करने के लिए हम बीज लाते हैं, फिर उस फसल में पैदा होने वाले जो अलग तरह की घास उसको हटाने के लिए फिर से दवा डालते हैं। तो एक पूरी प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जो खेती को ज्यादा एक तरीके से हमारी लागत भी बढ़ती चली जाए। मुनाफा और संस्कृति, जी, किसानों के अंदर मुनाफा की संस्कृति पैदा की गई, जी, ये करो तो ज्यादा मुनाफा मिला, ये करो तो ज्यादा मुनाफा मिला, जी। इसके चलते इसकी मूल जो ये थी पारंपरिक खेती थी वो भी खत्म हो गई, जी। पारंपरिक खेती, पारंपरिक खाद, इसके चलते अलग अलग जगहों पर मैं देखा कि अलग अलग मूवमेंट चल रहे हैं। कैसे हम पुराने इन प्रथाओं को फिर कैसे लौटेंगे, जो तुम्हारा देश खुद पैदा करेगा, यानी किसान, खाद, बीज और ये जो है मंडी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपके दूसरे उपन्यास जो हम देखते हैं, तो आपने उसमें इन सारी चीजों के बारे में बात की है। अगर इस उपन्यास को जोड़ लिया जाए तो ये जो नए तरह के जो हमारे सामने जो गेहूं आ रहे हैं, जिसमें विटामिन के नाम पर क्या है ये सब पता है, क्या इसको लिखते हुए के दिमाग में था कि अगर आज के 50 साल आगे की हम कल्पना करेंगे तो एक इसमें कोई षड्यंत्र तो नजर नहीं आता है कि एक तरह से हमारे पूरी पीढ़ी को एक खास तरह की बीमारियों से ग्रस्त करने के लिए भी कोई योजना इसमें छिपी हुई नजर आती है? ये तो हमारे दिमाग में उस तरह की बात आई जी, क्योंकि तब तक मैंने कहा कि विकासमान चरण जो होते हैं यथार्थ से, विकास इस समय का यथार्थ जो था, इस समय एक्चुअली जो फलन थी उससे विटामिन या जो ये होता है जेनेटिक कोई असर चेंज होता है आदमी की, वो हल्का सा संकेत तो है उसमें, जी जी, हल्का संकेत है, ऐसा नहीं है इसमें, जी जी, पूरी तरह वो प्रक्रिया खुलकर पूरी तरह से उनका छल कपट या ये सामने नहीं आया था, जी, लेकिन वो उपन्यास मुझे लिखना था, उसकी सीमित कुछ संख्या और सारा कुछ था, उसके तहत मैंने देखा जो DNA टाइप का जो ये होता है मामला होता है, कैसे कैसे चेंज कर रहे हैं, जी जी, कैसे कैसे नस्लों को बदल रहे हैं, जी जी, ये सब तो आता है। लेकिन इतनी सारी समस्याएं किसानों की है ना कि एक दिन में वो एक उपन्यास में वो सारी की सारी आ नहीं सकती, जी। इसके लिए मोटा उपन्यास लिखना पड़ेगा, और मोटा उपन्यास कोई करता नहीं, ऐसे ही उपन्यास कोई नहीं पता है, किसान को करते ही नहीं है, जिसके लिए लिखा जाता है, जी। ये सब चीजें मेरे नजर में ठीक देखा जाएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसान खुद ब खुद पैदा कर रहे थे, चीजों को पलटा रहे थे, समझ रहे थे, बुझ रहे थे, वो चीजें हमारे सामने आई।
जी और वो चीज अच्छी भी थी, जहाँ आज व्यवस्था थी किसानों की। अब यह सरकार का काम था शोषण। जी सरकार जो है एक ऐसा नहीं, हाँ हमें जिसको सोचना पड़े सरकार हमारे हितैषी है या नहीं। निश्चित रूप से सरकार जो है कोई भी कंपनी की या वो घराने जो होते हैं वो घराने उनकी उनकी हितैषी है, और उसका काम है सिर्फ उनको लाभ दिलाना और उसे चंदे वसूलना, ताकि अपनी पार्टी फंड या अपना जो है वो बिल्डिंगें बनाए। कॉर्पोरेट घरानों की ऐसी दलाली जो पहले शुरू हुई थी कम फीसद, नहीं के मनमोहन सिंह के जमाने में वो कम फीसद शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन अब तो खुला खेल फरीकाबादी है। तो हमारा क्या करेंगे, क्योंकि हमारी जो ये है क्या कहते हैं वोटिंग, जो मेंबर पार्लियामेंट या असेंबली जो है तो इतनी ज्यादा है कि तुम लाख की लाते रहो, टिकट 1000 टिकट लग जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ेगा एक न एक दिन। तो ये हर चीज का अंत होता है। हमारे यहाँ कहावत है अवधि में कि रावण का भी अंत हुआ था। इससे जुड़ा हुआ सवाल है, आपने जिसका जिक्र किया कि जो साहूकार या आप गांव में किसी महाजन से कर्ज लेते तो उसमें थोड़ा अपनापन होता है, जी, लेकिन बैंक से जब कर्ज लेते हैं तो वहां पर आपको कर्ज कितना दिया जाता है और आपको कितना मिलता है, उसमें बैंक मैनेजर और पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, ये एक अलग खेल है। क्योंकि उसको किसान को सिर्फ खाली मुहैया बनाया जाता है और पूरा उनके पास आंकड़ा भी है कि हम महीने में हमको इतना पूरा टारगेट पूरा करना है और अगले महीने इतना पूरा करना है। क्या महाजनों से कर्ज लेने के बाद जो किसानों से कर्ज की वसूली है उसमें धर्म का कैसे उपयोग किया जाता है? क्योंकि हिंदू धर्म में आपने धर्म का उपयोग कैसे किया जाता है, क्योंकि आपने उपन्यास में जिक्र किया है कि हिंदू धर्म में विधान है कि अगर कर्ज आपने लिया है और अगर आपने चुकाया नहीं और आपकी जो आने वाली पीढ़ियां उन्होंने नहीं चुकाया तो उसका पूरा एक विधान है कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, जी नरक भोगना पड़ेगा। जी तो धर्म भी तो ये है ना, धर्म भी उन्हीं की मदद करता है ना। जी धर्म मदद नहीं करता, वो सरकार भी किसानों की मदद नहीं करती जी दिखाती है। जी मेरा सवाल इसमें यह है कि उत्तर भारत में तो हम देखते हैं कि धर्म का थोड़ा दूसरा असर मुझे दिखता है। क्या महाराष्ट्र में आपको धर्म का जो असर है वो इसी रूप में दिखाई पड़ा जैसा आपने उपन्यास में दिखाया है, या उसका असर और ज्यादा गहरा है? धर्म जो है पूरे भारतवर्ष में प्रचंड रूप से उसका जो असर है वो है, और जो ब्राह्मणवादी हमारे संस्कार भी हैं जी और उसका प्रकोप भी है। तो महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का जो ये था प्रभाव जी ज्यादा था, लेकिन शोषण उस ढंग का नहीं था जी। खोज वगैरह की प्रथाएं जो थी वो थी किसानों को दोहरा बना करके करती थी, लेकिन उस ढंग का नहीं था हमारे यहाँ भी। लेकिन ये है कि जैसे वो सदगति में जो होता है या और जो जन जन की कहानी में होता है उसमें किसानों का शोषण है। इस ढंग से किसानों का शोषण वहां नहीं था। वहां जो जब मैं गया मेरी फैमिली की समस्या आई तो ये थी सिर्फ कि उसने दिया कर्ज, उसने कर्ज दिया और चुका नहीं पाया तो उसको लगा कि मैं अपराधी हूँ पूरे परिवार का मैंने सत्यानाश कर दिया। और तब उसने बैल लेकर गया और बैल के आगे वो मिला, ये दाल की झूला गया मिला जी। तो और भी इस तरह की स्थितियां आई, कई तरह की मैंने दिक्कतें पेश की हैं, कैसे क्या क्या होता है, और वो सब की सब गिर घटनाएं जी, कहीं कहीं बनावटी घटनाएं नहीं जी। उसको लुभाने के लिए किसान ने कहा कि ये भी नहीं छोड़ो, इसको क्योंकि छोड़ो ये आत्महत्या का जनक है, तुम जमीन गन्ने वो गन्ना उसने बोया, लेकिन वो दो जैसे मराठवाड़ा और ये विदर्भ इसके बीच में पॉलिटिकल टसल चल गया। पॉलिटिकल टसल यानी मराठवाड़ा के लोगों का वर्चस्व रहेगा या विदर्भ खिलाएगा। वो गन्ना खेत पर रह गया, शाम का ले ही नहीं गया, इसलिए इसी में झुलस करके मर गया।
किसान, जी मैं उसकी विधवा से मिला था। तो चेहरे मुझे अभी तक याद है, आज की रात में। जी तो ये सब जो है ना, ये पूरा तंत्र जो है किसान के विरोध में खड़ा है। किसान इतना जागरूक नहीं है। यहाँ तक कि जिनके पास 50,000 एकड़ की 20-20 एकड़ से ज्यादा चीजें थी, वो भी मर रहे हैं, क्योंकि वो सारी चीजें उनके प्रतिकूल है। जी हेलो, जी जी सर, आपकी आवाज आ रही मैंने किसानों की बात जो है ना, मुझे तो कुछ नई बातें भी दिखाई पड़ी। मैंने देखा कि कृषक मजदूर जो है वो बल्कि खुशहाल है। जी 300 रुपये मजदूरी मिलती थी एक पर डे की, एक दिन की। जी ये कपास चुनने की। जी मैंने खुद कपास चुने हैं उनके खेतों में। तो 300 रुपये, मान लीजिए एक परिवार में 3 आदमी जी मजदूर जो है, तो घर में लिया है क्या 300, 4 है तो और ज्यादा। और इसके बाद लेकिन जो देने वाला है, यानी जो इसके खेत में ये हो रहा है, उसको 900 या 12 निकालने में बड़ी परेशानी होती है। एक ही दिन में निकल गए इतने पैसे, इसमें की फसल नहीं आई, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो गन्ना हो, सोयाबीन हो, या आपका ये कपास, कपास की खेती होती है। इस तरह से मैंने देखा किसानों की एक नई समस्या, नई पौध आगे विकसित हो गई है। जो किसान है, फार्मर, सीजन, जी उनमें वो तो तबाह है, क्योंकि सूखे का, यानी प्राकृतिक प्रकोप का, और या बाढ़ करें, मैंने उसका अतिवृष्टि का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जो मजदूर है उसके यहाँ तो पैसे आ जाते थे, जी उसके यहाँ 900 200 रुपये पर डे आ रही है। तो इस तरह से एक नई समस्या मैंने देखा कि उत्पन्न होते हुए, और ये बनावट नहीं है मेरे अंदर। मैंने खुद देखा कि इसका जो गृह मालिक है, जिसके पास खेत है, तो टूट रहा है, बना नहीं पा रहा है। और जबकि ये जो है मजदूर जो है, उसका जो ये है घर नीचे का बन रहा है, हालांकि तो नहीं है, लेकिन बस ठीक है, ठीक। तो एक परिभाषा पूरी उलट दी हुई है, क्योंकि नगद जो है, नगद फसल, इसी से तो शुरुआत हुई थी बेटी और दुनिया भर की चीजों का, नगद फसल। तो सरकार ने जब न्यूनतम मजदूरी की बात करते हैं, न्यूनतम मजदूरी बल्कि नहीं, न्यूनतम फसल का जो मूल्य है, न्यूनतम माने इससे नीचे नहीं बेचेंगे किसान अपनी फसल। ये जो किसान मांग कर रहे हैं, सब बात समझ में आती है कि कैसे आखिर जिंदा रहेंगे। कौशल घरों में जाने पर तो मनमानी ढंग का ही करेंगे, एक बार दे दिया, इसके बाद देंगे भी नहीं। तो न्यूनतम फसल की ये होनी चाहिए। यानी इसका समाधान तब जो मेरे दिमाग में आया था कि किसानों को लेकर के बैठना चाहिए सरकार को, नीति निर्धारण के समय, तब जाके कुछ हो पाएगा। और उनको ज्यादा से ज्यादा रिबेट देना चाहिए, समझ रहे हैं? जी जी कैलिफोर्निया में मिलता है, चाइना में मिलता है, और हर जगह भी किसान तब्दील कर रहा है। लेकिन भारत में हमारे यहाँ विदर्भ है, बुंदेलखंड है, पंजाब है, और बाद में तो यहाँ तक बंगाल तक लोग बाढ़ चली आई। और अगर कहें कि यहाँ तो बिहार वाले नहीं है, कहाँ आत्महत्या करते हैं भैया, इसलिए छोटी छोटी देश है, वहाँ की समस्या पूरी हो जाती है। लेकिन फिर भी वो समस्या आएगी जब एक लड़के की एडमिशन का चक्कर आएगा, नौकरी का सवाल आएगा। इस तरह सारी चीजों को समग्र में लेना चाहिए। देश को किसी एक विषय, एक समस्या को अगर आप दिखाएंगे तो वही होगा, आधा अधूरा रिजल्ट आप देंगे और समस्या जहाँ की तहाँ हो जाएगी। मैं यहाँ प्रेमचंद की भी सर्च कर रहा हूँ, प्रेमचंद के जमाने को अगर ले जाता रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। थोड़ा थोड़ा सोचे कि विभाग कैसे आगे बढ़ रहा है। आज की हालत क्या प्रेमचंद की हालत है, क्या आज का मामला और विदर्भ का मामला एक है? नहीं, पूरे ये जो किसान मूवमेंट है, ये तो बहुत अच्छा है। ये तो यहाँ तक कि समुद्र में मछलियां जो है उनकी फसल को भी ये मान रहा है, एक मान रहा है, एक मिक्स
इस तरह से ये आंदोलन मुझे थोड़ा थोड़ा ज्यादा प्रोग्रेसिव लगा। लेकिन अफसोस ये है कि सरकार ने अपनी नाक की शिक्षा बना ली है। सरकार पहले की तुलना में ज्यादा दलाल हो गई है। सरकार पहले की तुलना में ज्यादा तेज हो गई है। तो यही है कि भगवान ही मालिक है। जी सर, आपने उपन्यास जहाँ पर मतलब जो एक उम्मीद दिखाई है कि वहां पर महिलाएं आगे आती हैं, शकुन और छोटी वो नेतृत्व करती हैं, और आपने एक वहां पर जो मंथन एक तरीके का जो पूरा सेमिनार के माध्यम से जो बातें निकलवाई हैं, 6 बातें उसमें से किस किस तरीके के अलग अलग लोग आते हैं, जगहों से अपनी बात कहते हैं। उसी तरीके से अगर आज के आंदोलन को देखा जाए तो इस आंदोलन में महिलाएं केंद्रीय भूमिका में हैं। आपको क्या लगता है कि इस आंदोलन की जो दिशा है वो खास तौर से विदर्भ को देखते हुए जो हम समझने का प्रयास करते हैं, तो इस आंदोलन को कितना आप मानते हैं कि ये बाकी जितनी तरह के आग्रह होते हैं खास तौर से ग्रामीण समाज में महिलाओं को लेकर के, वो इसमें कुछ टूटते हुए नजर आते हैं? महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, इसकी वजह से खुशी की बात क्या होगी। महिलाएं घूमता लेकर के और उसके बाद वो अपनी छोटी मोटी समस्या में झगड़े में लिप्त हैं। यही नहीं है। महिलाएं अब इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि वो कंधे से कंधा मिला कर चीजों को समझने लगी। उधर भी वो जो ये है कॉर्पोरेट घराने की, अपनी घराने की महिलाएं भी अपना स्वार्थ समझती हैं। तो ये हमारी महिलाएं जो किसान घराने की, उनको भी समझना चाहिए और समझ नहीं है। घर में बैठने से नहीं होगा। आज से 40-50 साल पहले खेती के लिए भूमिका दे करके बाहर नहीं निकलती थी। अब निकलती हैं, करती हैं, सब कुछ ये करती हैं। और उनको आगे जो समस्याएं आ रही हैं उसमें कंधे से कंधे मिलाकर सिर्फ जो है उनको कंधे से कंधे मिला के काम कर रही है। तो दृष्टि जो है ये किसान मूवमेंट में बहुत बड़ी दृष्टि भी है। उसके साथ अगर मेरे उपन्यासों को और प्रेमचंद के उपन्यासों को मिला दिया जाए और फकीर मोहन सेनापति का जो जरीब है, घेरी जैसे उपन्यास है, उसको मिला दिया जाए, ये समग्र एक मोटी चीज बनती है। लेकिन साहित्य को तो काट के रखा गया है। जी में रहेंगे जी 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 तो हम लोगों ने बहुत स्थिर मन से घूम घूम करके मिल करके प्रेमचंद कितनी दूर जा सकते नहीं जानता नहीं जा सकते, क्योंकि प्रेमचंद लिख रहे थे उसमें प्रेमाश्रम लिख रहे थे। जब बाबा रामचंद्र दास का यहाँ प्रतापगढ़ में जब किसान मूवमेंट चल रहा था, जब पंडित नेहरू आकर के चले गए थे लौट के, क्योंकि उनको रास नहीं आया, तो बड़े घर के लड़के थे, तो बाबा रामचंद्र दास अपना इधर मूवमेंट चला रहे थे और हमारे प्रेमचंद जी वो प्रेमाश्रम लिख रहे थे। तो इस तरह से पूरी तरह से किसी मूवमेंट में शामिल नहीं रहे, हम भी शामिल नहीं रहे, मैं भी अपनी बात करता हूँ। लेकिन यह है कि हम दो की दो जाने की बात जो है और आंशिक रूप से मैंने की, मेरी अपनी सीमा में जितना संभव था मैंने 50 घरों को देखा, लांघा और अधिकारियों से बात की। इस तरह सारी चीजों को मिला देने से किसान समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। और अभी महिलाएं जो हैं वो जिस तरह से आगे आ रही हैं, महिलाएं जैसे टेक लीडिंग पार्ट, क्योंकि ज्यादा समझती हैं, दोस्ती हैं, तो पहले वाली दुनिया नहीं रह गई है। हमारी कन्यास फ्रांस की छोटी हो या किसान मूवमेंट की जितनी महिलाएं थी वो हो, तो और कुछ नहीं कर सकती, खाना बनाती थी और भी कुछ काम करती थी। तो एक शुभ दिन आ सकता है, लेकिन शुभ दिन में ग्रहण की तरह ये जो सरकार की मनोवृत्ति है ये भी गजब की है। ये इसकी काट के लिए ये है कि बच्चे 5 साल तक कौन इंतजार करता है, क्या क्या होगा, क्या करना है। तो देखिए बहुत बोलने से सीधे जब बात कहते ही एक सवाल और है, आपने जब ये अलग अलग जगहों पर गए तो जो कहानियां आपने सुनी हैं और जो फांसी लगाने, आत्महत्या करने के जो आपने वर्णन दिए हुए हैं, इनको लिखते हुए आपको क्या वो चेहरे बार बार आपके सामने आए, और जब आए तो क्या चीजें घट रही थी उस समय आपके दिमाग में? बताया मैंने जी कि मैं रोता था, लिटरली मैं रोता था, खिचक खिचक के रोता था रात 3 बजे, जब मैं
मोहन दारा से, या वो किसान जल गया खेत में ही, और जो लोग थे जिनसे मिलता था, तो उनके घर की विधवाओं से मिलता था, बच्चों से मिलता था, तो बहुत ही दुख होता था। आपने इसमें बैल का जिक्र किया है, लालू बैल का। तो हाँ जी। एक किसान का जिस तरह से वो अपने बैल के साथ जो उसका संबंध है, और फिर उसी खेत में उसको क्या कहते हैं, मिट्टी में दफन कर दिया जाता है, और उस घर के लोग भी कहते हैं कि इसमें हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी दफन है, लालू भी हमारा दफन है, और उस खेत को बचाने के लिए बिक चुका है, लेकिन फिर भी वो जो माँ है वो वहां पर जाती है, बाद में उसकी बेटी भी वहां पर आती है। ये जो किसान का एक अपने खेत के साथ जो जुड़ाव है, यानी सब कुछ स्थितियां समझने के बावजूद ये जुड़ाव है, ये क्या हमारी संस्कृति का कोई संबंध इससे बनता है, या सिर्फ कुछ ये और है इसमें? इकोनॉमिक फैक्टर है जी, और सांस्कृतिक फैक्टर है जी, कल्चरल एंड इकोनॉमिक। वो किसान इसमें है, एक लाइन है कि किसान एक ऐसा कल्चर है जो किसी भी दूसरे काम के विकल्प के रूप में किसान नहीं ग्रहण कर सकता, तो किसान करेगा ही करेगा। इसमें है उपन्यास में जी, उसका मैंने नोट किया है, इसमें डाला नहीं है। तो किसान, भारत में किसान जो है उसे खून में समाई हुई, और तरफ से उसको छीन करके ये जो बेरहम समय है ये जा के गाजियाबाद या और कहीं पर लिया करके भटक रहा है। तो न रहने का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना है, खेत छूट गया, परिवार छूट गया, सब कुछ। ये बहुत बड़ी चला आ रहा है। मैंने सूत्रधार नाम के एक उपन्यास में किसान के जीवन का कैसे स्थापन होता है, कैसे मौत के साथ दुनिया में जा रहा है। बाउंड टू गो ऑन द जर्नी। तो हम क्या कहें, किसानों से कोई नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये हमने देखा अध्ययन करते हुए हमारे मित्र थे जीवन शर्मा, ये इन्होंने बताया कि ये जो कैलिफोर्निया है, ये जो चाइना है, ये जो और जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो ये है, वहाँ भी ये दिक्कतें आ रही हैं। माने लोग व्हाइट कलर क्या चाहते हैं, किसान में गोबर है, ये है, खेती मिट्टी है, और भी कुछ ये है। रात रात में मेरे गाय को दौड़ाइए, आप दौड़ाइए, और उसका मोदी जी और उनके समझे नहीं हो तो उसको समझे नहीं गाय पूजा कीजिए, चल जाएगा वैसे। तो हमारे कल्चर, हमारे धर्म भी ये हमारा दुश्मन बना हुआ है। हाँ, संस्कृत भी दुश्मन बना दी गई है। तो ये जो है, ये दिन बहुत दिन इस तरह से अगर रहा तो टिक नहीं पाएगा। ये मरेंगे दुनिया पे। और पूरी दुनिया की ये नियति है। हमने अपने देश की नियति को उसमें दर्शाया है, 5-6 स्टेट को दर्शाया है, क्योंकि मेरे पास ज्यादा आंकड़े नहीं थे, क्योंकि प्रयास बड़ा हो रहा था। लेकिन अभी भी मैं महसूस करता हूँ इसको जिस तरह से किसान मूवमेंट ने शुरू किया है, इसको और व्यापक और गहरे और बड़ा और भी सम्मानजनक स्थिति में ले जाने की जरूरत है। इंक्लूडिंग और वुमेन, हमारी बहनें, बेटियां और माताएं, ये बच्चे भी, स्टूडेंट, उनको भी जाना चाहिए, उनको भी एकदम आ जाए मैदान में, नहीं तो लगेगा नहीं। वो कितना 1 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपए दे करके बच्चे से नहीं लगेगी आगे आने वाले दिन में। ये वही लोग आएंगे, वही अंबानी और अदानी आएगा, उसमें लड़के आएंगे, आप नहीं जा पाएंगे, बातें भाग जाएंगे। बोलिए सर, थोड़ा समय और है, अगर 2-3 सवाल और हैं अगर आपके पास हो तो फिर। छोटे बोलिए, ज्यादा नहीं। जी जी जी, बस सर आखिरी सवाल फिर रखते हैं, हम लोग बात करते हैं जी। इस आंदोलन को जो शुरू हुआ और जिस तरह से इसकी यात्रा लगातार जारी है, उससे कई सारे मतलब सवाल दिमाग में आते हैं। एक तो यह है कि किसानों की जो प्रतिबद्धता है, अपने उनके सामने जो चुनौतियां आई हैं, एक तो उनसे लड़ने की जो एक क्षमता दिखाई पड़ रही,
दूसरा, जो उनके अंदर जो सांगठनिक क्षमता दिखाई पड़ रही है कि वो एक ही तरह की बातें आ रही हैं, सारे निर्णय एक जैसे आ रहे हैं, उसमें मतभेद पैदा करने के बहुत सारे प्रयास किए गए। इन सारी चीजों को देखते हुए बाबा रामचंद्र को देखते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती को देखते हैं, तो क्या इस आंदोलन से कुछ पता ऐसा लगता है कि उन लोगों ने जो कुछ किया उसी की परिणति बाद में हमको इस आंदोलन के जो आज चरित्र दिख रहा है उस रूप में दिखाई पड़ रही? देखिए, इसमें तो मुझे लग रहा है कि उन किसानों को बाबा रामचंद्र दास रत्नगिरी के थे जी, और प्रतापगढ़ में एक्सपेरिमेंटल सेंटर खानकर, तो वो नहीं मालूम। और ये जो बाबा ये स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती और राहुल जी, इनकी भी कोई ज्यादा ये नहीं है, क्योंकि इनका जो इनकी लाइब्रेरी जो है वो कितनी डेवलप है नहीं मालूम। लाइब्रेरी के रूप में दिखाई पड़ा 2000, लेकिन ये चीजें जो है इंटेलेक्चुअल्स यही तो अलग पड़ जाते हैं जी, इंटेलेक्चुअल्स जो है बेचारे यही अलग पड़ जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने इतिहास की अतीत में जिन लोगों ने ये मूवमेंट चलाए, अपने अपने ढंग चलाए, उस समय का यथार्थ जो था या उस समय के यथार्थ को पकड़ करके जो आगे बढ़े, ये चीजें उनके पास आनी चाहिए। मैंने तो अभी आपसे कहा ना, मैंने आपसे कहा कि वो जो पोर्टल ये है वो फकीर मोहन सेनापति का जरिए मेरा फास्ट कल ये जो ये है 2-3 गोदान कम और चीजें जो है जितनी चीजें हैं सबको लेकर के किसानों को लेकर के पोलिटिशियंस जो है उनको ये करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में नहीं होगी, हो सकता है आपका दिमाग जाए जरूरत हो। हाँ, तो इन सब चीजों को ले करके ये मूवमेंट चलाना चाहिए, अंत तक चलाना चाहिए और सत्ता पर काबिल होना चाहिए, सत्ता पावर पॉइंट, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। ये जो है ना ये मोदी एंड कंपनी सत्ता का जो है ये वही कैरेक्टर, वही जो हम लोगों ने इंडिकेट किया था पहले, दलाली, सत्ता की दलाली, सत्ता जो है दलाल बन गई है कॉर्पोरेट घराने की। उस समय हमने जो इंडिकेट किया था वो चीज अपने आप में फल फूल करके विशाल बरगद का वृक्ष बन चुकी है। वो स्वामी सहजानंद सरस्वती या राहुल जी या जो और जो घराने हैं जो जिन लोगों ने साम्राज्य को काम किया, उनके गांधी जी ने भी कुछ किया था, लेकिन गांधी के आंदोलन में बहुत सारी विसंगतियां हुई थी चंपारण वहां भी वही थी कि अधिकार जो है वो किसानों का हो, किसानों की फसलों पर किसानों का अधिकार है, हम क्या बोएंगे क्या नहीं आप एडवाइस दे सकते हैं, बस दैट मच, आप सुविधाएं दे सकते हैं दैट मच, लेकिन ये नहीं कि आप हम तक छा जाए, हमें गाइड करने लगे, हमारे पर चढ़ जाए, हम आपको डायल हो जाए, दफे हो जाए और आप हाँकते रहें, आप मौत कीजिए और क्या नाम है पैसे लूटिए, हयाती और तमाम तरह की सुविधाएं कीजिए और हम जो है हम खेत में जीते रहें बैल की जगह पर। यही समाप्त करते हैं, अंत में यही रिक्वेस्ट करते हैं जो भी है, अन्न तो खाते हैं ना, दूध तो पीते हैं ना, कपड़े तो पहनते हैं ना, लड़के तो पढ़ेंगे ना और ये लड़कियां तो पढ़ेंगे ना, इस समाज तो आगे बढ़ेगा ना, बिना सबको एक लिए हुए एक में मिलाए हुए ये काम इतना कठिन है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो सत्ता की अपोजिट पार्टी है, ये सत्ता की पार्टी है अभी फिलहाल, ये बहुत ही इसका रवैया जो है ये किसान विरोधी है, ये मनुष्य विरोधी है, ये संविधान विरोधी है, सब कुछ के विरोधी कर रही है। सर, किताबी दुनिया की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना थोड़ा समय दिया और इस आंदोलन को समझने में भी कई नई बातें और नई दृष्टि हमको मिली। मैं अपने दर्शकों की तरफ से और अपनी तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं और फिर हम किसी योजना के साथ जुड़ेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।